अब हमसे मत पूछ लेना कि किसने क्या कहा है, वो फैक्चुअल कंटेंट है, वो मिलेगा आपको वहीं पे। ऐसे सवाल पीटी में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो हमको उन सारे तथ्यात्मक पक्षों से विशेष मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लिखने वाले बहुत हो गए हैं। घर में भी पहले बोल लिया करो, सबसे पहले उठो तो घर में बड़े बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग बोलो, अच्छे से, अच्छे भाव के साथ। फिर बाहर भी बोलो, अच्छी आदत है। क्लियर? तो हम लोग देखने जा रहे हैं गांधी को। गांधी को देखने के लिए सबसे पहले गांधी का फोटो बना लेते हैं और समझने का प्रयास करते हुए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि गांधी मूलतः एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उनके विचारों पर भी, उनके जो कॉन्सेप्ट्स है उस पर भी उनकी धार्मिकता का प्रभाव दिखाई देता है। परंतु वो धार्मिकता अंध धार्मिकता नहीं है, अंधविश्वास प्रेरित नहीं है, रूढ़िवादिता प्रेरित नहीं है। ध्यान रखेंगे, उसमें मानवता का टच दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे। तो एक बार की एक फोटो बना लें, किसके बारे में? गांधी के बारे में। गांधी का एक फोटो बनाते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? सारे लोग बना लेना गांधी का फोटो। मैं भी बनाने का प्रयास कर रहा हूं गांधी का फोटो। एक फ्रेश पेज पे लिखेंगे गांधी और एक फोटो बना लें, फिर राइट हैंड, राइट साइड, लेफ्ट साइड खूब लिखते रहेंगे और इनके विचारों को समझ लेंगे। वैचारिक स्पष्टता हो जाए, इनका सामाजिक विचार क्या है, इनका धार्मिक विचार क्या है, इनका राजनीतिक विचार क्या है, इनका आर्थिक विचार क्या है। तो इनके विभिन्न विचारों को हम लोग देखने जा रहे हैं। महात्मा गांधी, एक बार फोटो बना लो आप। फोटो बना के देखेंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा फोटो बनाते होंगे तो अपने तरीके से फोटो बना लेंगे, हम अपने तरीके से बना रहे हैं। ध्यान रखेंगे। मान लेना गांधी हैं, अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि कौन है ये। मान लेना कि गांधी हैं, इनको चश्मा भी पहना दो, इनको चश्मा पहना दो, ये छोड़ो। ठीक है, गांधी जी हैं, मान लेना गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं। इमेजिन कर लो गांधी जी हैं। ठीक है? आप में से कई कलाकार होंगे, वो गांधी टाइप का एकदम फोटो बना देंगे। पहले बना लो, बाद में हंसना, ठाके लगाना बाद में। और मान लेना, एज्यूम कर लेना कि ये गांधी जी हैं। और गांधी जी मानते थे, अब क्या क्या मानते हैं? गांधी जी मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में, जैसे मान लो गांधी है कि कोई और व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति में ये जो है पार्ट है, ये अंतरात्मा है। ध्यान देना, अंतरात्मा। प्रत्येक व्यक्ति में अंतरात्मा होती है। हम सबके भीतर अंतरात्मा है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है। लेफ्ट साइड में हृदय होता है। लोग कहते हैं हृदय लेफ्ट साइड में होता है, तो हमने भी लेफ्ट साइड में बना दिया। ये आत्मा है, मान लो ये आत्मा है, इमेजिन, अंतरात्मा है। तो हम इसी से इनके तमाम विचारों को खींच लेंगे। हृदय परिवर्तन, उनका सत्याग्रह, उनका अंत्योदय, उनका ट्रस्टीशिप की अवधारणा, सबका संबंध कहीं ना कहीं एक जगह से निकाल देंगे। देखने का प्रयास करना, गांधी को समझने का प्रयास करना। वो एक अलग पक्ष है कि भाई 25 साल की अवस्था में चले गए, लगभग अफ्रीका चले गए, 45 साल में वापस आ गए, लगभग 1915 में वापस आए, जब वो लगभग 45 साल के हो चुके थे। तो गांधी जी 45 में बाहर, 1915 में भारत आ गए। थोड़ा फैक्चुअल चीजें जान लो, हम उन चीजों पे डिटेल में नहीं जाएंगे। 15 में आने के बाद पहले एक आश्रम बनाया गुजरात में। आश्रम का नाम जान लेना, कौन सा आश्रम बनाया हो। आश्रम बनाने के बाद थोड़ा सा भारत का विचरण किया, थोड़ा घूमकर माहौल को भांपने का प्रयास किया। तुरंत ऑफर मिल गया कहीं कहीं से कि यहां पे आइए, देखिए समस्या है। तो चंपारण में चले गए, अहमदाबाद चले गए, खेड़ा में चले गए। सब स्थानीय आर्थिक मांगों को लेकर था। वहां पे वो कुछ कुछ चीजें चल रही थी, कठिनाइयां हो रही थी। तो उसमें से जो चंपारण वाला था और खेड़ा वाला था, वो किसानों संबंधित था, और अहमदाबाद वाला मजदूरों से संबंधित था। मजदूरों की मांगे थी,
मिल मालिक परेशान करते थे। वो क्या है वो आगे में देखो। स्थानीय आर्थिक मांगों को लेकर था वो सारी चीजें, कठिनाइयां। ऑफर मिला, ये मूव करते रहे, कोई कोई उनको बुलाता रहा और ये गांधी जी जाते रहे, और तीनों में इनको सफलता मिली। चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, तो माहौल बनने लगा गांधी जी के फेवर में। उसके बाद रॉलेट एक्ट आ गया, इन्होंने विरोध किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, चौरा चौरी में हत्याकांड हो गया, सिपाहियों को जलाकर मार दिया गया, इन्होंने रोक दिया। 24 में बेलगाम कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की गांधी जी ने। बाद में उन्होंने नमक सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, दांडी मार्च किया। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में भी एक में भाग लिया इन्होंने। एक बार तो अकेले चले गए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। फिर पूना पैक्ट आदि की स्थिति आती है, फिर भारत छोड़ो और करो मरो आंदोलन होता है, उसमें सफलता मिलती है। कालांतर में हम आजाद होते हैं। 1948 में इनकी हत्या हो जाती है गांधी जी की। ये ओवरऑल स्टोरी का पार्ट है, बीच बीच में कुछ और घटनाक्रम होते रहते हैं। अगर घटनाक्रम देखोगे तो यही मेजर पार्ट्स है। बीच सुबह वो खिलाफत में भी उन्होंने सपोर्ट किया था। तो कुछ अगर एक ओवरऑल देखो तो एक सरसरी नजर से देखो गांधी के, तो 15 में भारत आए, आश्रम बनाया, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा गए, सफलता मिली। स्थानीय आंदोलन थे, स्थानीय मांगे थी, आर्थिक मांगे थी, रॉलेट एक्ट और अन्य चीजें हुई। बीच बीच में गिरफ्तारी उनकी होती रहती है, उपवास करते रहते हैं, ये उनके पार्ट्स हैं जीवन के। और इस तरीके से जो घटनाक्रम होते होते अंत में भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में करो या मरो का नारा देते हैं। अथक प्रयासों से भारत आजाद होता है, और आजादी के बाद 48 में उनकी हत्या हो जाती है। ये ओवरऑल स्टोरी है। तो उन चीजों के फैक्चुअल एस्पेक्ट में हम नहीं जाएंगे, वो इतिहास के खंड में पढ़ोगे कि कैसे कैसे क्या क्या किया। हम उनके वैचारिक पक्ष में जा रहे हैं कि गांधी के विचार। सवाल भी जब पूछा गया आईएएस में, आईएएस का सवाल मैं दिखा रहा हूं। सवाल पूछा गया तो पूछा गया 2018 में, ये जीएस फर्स्ट पेपर इतिहास का सवाल है। वर्तमान समय में गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। सवाल पूछा विचारों के महत्व पर, तो हम लोग विचारों को देखने जा रहे हैं, वो घटनाक्रमों को नहीं। असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया, सभी ने अवज्ञा कर लिया, भारत छोड़ो कर लिया, और शुरुआत में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यही लिखोगे ना तो लिखते लिखते पता चलता है कि 150-200 शब्द इसी में निपट जाएगा। सवाल पूछा विचारों का महत्व, आपने दिशा कोई और दे दी, केवल उनके तथ्यात्मक घटनाक्रम को आपने लिखना शुरू कर दिया। और पूछ रहा है वर्तमान समय में ना, और आप अतीत में केवल घुमा रहे हो। उन्होंने उस समय ये किया, उस समय ये किया, उस समय ये किया। पूछ रहा है वर्तमान समय में महत्व बताइए। इसमें कई लोगों ने उल्टा पुल्टा काम किया है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, मैं अपने डोमेन से थोड़ा बाहर भी जा रहा हूं। यह सवाल इथिक्स का सवाल नहीं है, यह सवाल है जीएस फर्स्ट पेपर का सवाल है। मगर यहां पे आप वैचारिक पक्षों को पढ़ते हो। नैतिक विचारक लिखा हुआ अपने सिलेबस में, हम लोग उसी टॉपिक में नैतिक विचारक और दार्शनिक, तो हम यहां पढ़ेंगे, लिख डालेंगे वहां पे भी। एक सवाल ये जो है गांधी और अंबेडकर, इसको भी लिख डालेंगे। पहले एक बार पढ़ तो लें। क्लियर? अच्छा, असहयोग आंदोलन ठीक है 1922। आप, मुझे पता है ईस्वी सन एकदम रट के बैठे हो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, इरविन समझौता सब पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं। गांधी इरविन समझौता भी होता है, पूना पैक्ट होता है, वो सब है। आप वो आपको याद रखना है, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैचारिक पक्षों को समझाने जा रहा हूं। घटनाक्रम, उनकी क्रमिकता को आप ध्यान देना। ठीक है, विक्रम यादव, तथ्यात्मक चीजें, उसको अगर कहीं पे कुछ ऐसा हो उसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। अब इस प्रश्न का उत्तर नेट पे भी डिस्कस किया हुआ है। मेरे डिस्कशन के बाद नेट पे जाकर देखना किस लोगों ने किस तरीके से इसका डिस्कस किया है। पूछा है वर्तमान समय में महत्व बताइए, और आप केवल पास्ट में घूम के घटनाक्रम बताओगे
उन्होंने चंपारण में किया तो खेड़ा में किया तो अहमदाबाद में किया, तो ये उत्तर होगा थोड़ी। आपका कंटेंट सही होगा मगर प्रासंगिक नहीं होगा, रिलेवेंट नहीं होगा वो उत्तर। डिमांड कुछ और है, लिख कुछ और रहे हो। तो कई लोगों की तो यही कठिनाई है, उनको लगता है मैंने पूरा गांधी पढ़ रखा है, उठा के घटनाक्रम लिख देंगे। पूछा है वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए, घुमा रहे हैं अतीत में। ध्यान रखेंगे, देख लेंगे हम लोग, पहले एक बार की इस पे आते हैं। हाँ ठीक है, विचार पूछा गया, विचार ही डालेंगे। अंबेडकर साहब के बारे में नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है, पढ़ लेंगे, इतनी अभी चिंता मत करो। पहले गांधी को तो पढ़ लो, गांधी को पढ़ने के बाद अंबेडकर भी पढ़ लेंगे, अंबेडकर साहब को भी पढ़ लेंगे, अंबेडकर साहब से तुलना कर लेंगे। कोई दिक्कत है? पूछ अंबेडकर साहब को नहीं पढ़ना है क्या? पढ़ना है। राहुल है ना, राहुल पूछ रहे हैं, राहुल ध्यान देना। राहुल एक सांकृत्यायन भी थे बहुत पहले, बहुत अच्छे वो यात्राकार थे, बहुत सारी किताबें लिखी हैं उन्होंने। तो ध्यान देना। अब हम लोग वैचारिक पक्ष पे आ रहे हैं, इधर वाले को हटा रहे हैं। कब कब क्या किया ये अलग बात, कब कहां की अध्यक्षता की वो अलग बात, गोलमेज में शामिल हुए क्या किया, फैक्चुअल कंटेंट। नाउ हियर फोकस योरसेल्फ। तो गांधी मानते थे कि जन्म से मनुष्य के अंदर अंतरात्मा होती है, ये अंतरात्मा, और ये अंतरात्मा जो है ये ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है। अंतरात्मा जो है कॉन्शियस, दिस इज द पार्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का अंश है, ये ईश्वर है। मान लो ये ईश्वर है और ईश्वर का अंश अंतरात्मा है। हम सारे लोग मनुष्य हैं और सारे मनुष्यों में जन्म से ही ईश्वर का अंश विद्यमान है। जन्म से, बाय बर्थ वी ऑल हैव पार्ट ऑफ गॉड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियंस, दैट इज नोन एज सोल इन वन सेंस। हम सबके भीतर आत्मा है और आत्मा ईश्वर का अंश है। अब सारे लोग ये बताओ, ईश्वर की कुछ क्वालिटी बताओ, कौन सी क्वालिटी? ईश्वर में कभी भी हम कोई गलत गुण का आरोपण नहीं करते। हम ये नहीं करते ईश्वर चोर है, अपराधी है, डकैती करता है, झूठ बोलता है, हम ऐसा कभी नहीं करते। हम ईश्वर में जितने अच्छे गुण हैं उन सबको उसकी पराकाष्ठा में, इन देयर मैक्सिमम फॉर्म, हम उसमें ईश्वर पे आरोपित करते हैं। जैसे ईश्वर को कहेंगे ज्ञानी है तो हम कहेंगे ईश्वर सर्वज्ञानी है, ज्ञान एक अच्छा गुण है। हम ईश्वर को बल नहीं कहते कि ईश्वर में बल है, हम कहते हैं सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीप्रेजेंट है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ये ईश्वर परम दयालु है, सत्य है, न्यायी है, ये सुनो, करुणा इत्यादि का महासागर आप कह सकते हो ईश्वर को। सब चीजें हैं ईश्वर में, सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी ईश्वर में है। कुछ एक दो क्वालिटी आप भी बताओ। राम रहीम का मत लिखो, इधर में जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ। परम दया केवल मत लिखो, दयालु है, परम दयालु है, ईश्वर परम दयालु है, प्रेममय है ईश्वर, बिल्कुल सही है। जब मैं पूछूं तो दिमाग दूसरी दिशा में मत ले जाओ। इज इट क्लियर? कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखो ईश्वर के बारे में, नहीं ईश्वर नाराज हो जाएगा। ईश्वर नाराज हो जाएगा तो कठिनाई पैदा कर देगा, यह ध्यान रखना। सर्वव्यापी है, बढ़िया क्वालिटी लिखोगे ईश्वर भी खुश हो जाएगा। बिल्कुल गौरव कुमार बोलते ईश्वर सत्य की राह पर दिशा चलने की दिशा दिखाता है। गुड। तो ईश्वर देखो, ईश्वर में जब ये क्वालिटी है, दयालु है, सत्य है, न्यायी है, वह हिंसक नहीं है, तो इस ईश्वर का अंश ऑलरेडी हमारे भीतर है। ईश्वर कुल मिला के अच्छा आदमी है, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्तित्व है, मतलब एक्सीलेंट पर्सनालिटी है ईश्वर की, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी चीजें ईश्वर में है। सॉरी। और इस ईश्वर का अंश हमारे भीतर है। इसका मतलब आदमी जो है ना, मूलतः अच्छा आदमी होता है, मूलतः अच्छा आदमी। बाय बर्थ वी ऑल आर गुड, मूल रूप से हम अच्छे हैं। मनुष्य जन्म से अच्छा होता है, बाद में करप्ट हो जाता है।
बाद में भ्रष्ट और पापी होता है, अपराधी होता है, शोषक बन जाता है। बट बाई बर्थ गांधी का मानना है कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जन्म के समय ईश्वर का अंश विद्यमान है। बाद में इस अंश के ऊपर में लेयर पड़ जाता है धीरे धीरे, अज्ञान का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का लेयर पड़ जाता है। लेयर, लोभ का, ग्रीड, घमंड, प्राइड, ये सोनो, अभिमान, घमंडी हो गया। तो ये सब का लेयर पड़ जाता है। फिर ये आदमी जो है ना, गांधी ना हो के आम आदमी मान लेना, ये आदमी जो है ना, जब लोभ, घमंड इत्यादि का लेयर पड़ता है तो ये हो जाता है पापी, ये हो जाएगा अपराधी, सीनर हो जाएगा, क्रिमिनल हो जाएगा, ये हो जाएगा शोषक, शोषण करेगा, क्योंकि इसके अंतरात्मा दब गई। अंतरात्मा दब जाती है, मरेगी नहीं, दब गई, सुषुप्त अवस्था में आ गई, दब जाती है, सुषुप्त अवस्था में चली गई। बारीकियों से ध्यान देना, बारीकियों को, ये सब बातें डिटेल से लिखी गई हैं, बट इनकी कोर फिलॉसफी को जानने का प्रयास करते हैं, इनके वैचारिक पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब आलतू फालतू मत लिखो गीता का साइड इफेक्ट था, उनके ऊपर बहुतों का इफेक्ट था, गीता का, कुरान का, बाइबिल का, सबका था, टॉलस्टॉय का था, थोरो का था, बहुतों का था। वो कई चीजों से प्रभावित थे गांधी जी, किसी एक चीज से नहीं। जैनियों का प्रभाव था, बौद्धों का प्रभाव था, सिख धर्म का भी प्रभाव था, वो सबसे प्रभावित थे। तो आउटराइटली मत लिख देना केवल इनसे प्रभावित थे, गीता का भी प्रभाव था गांधी पे। समझ में आया? टॉलस्टॉय से भी प्रेरणा लेते, थॉरो से भी प्रेरणा लेते, थॉरो। तो पक्ष को समझना, हम कैसे उनके अन्य विचारों को लाएंगे, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार को। गांधी मानते हैं कि जन्म के समय व्यक्ति में अंतरात्मा रहती है, ये अंतरात्मा ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, इसका मतलब जन्म से आदमी अच्छा होता है, मूलतः अच्छा होता है। बेसिकली वी ऑल आर गुड बाय बर्थ, मस्ट बी अवेयर, अकॉर्डिंग टू गांधी। एक्सलेंट थॉट। Other sides, one thought propounded by Christianity, especially Catholic trend, Catholic sect. By birth हम सब लोग सीनर हैं, पापी हैं, सब लोग पापी हैं, जन्म से पापी हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है, उधर में दिख रहा है क्रिश्चियनिटी में, हम सब जन्म से ही पापी हैं, क्योंकि जो पाप, जो सीन आदम और ईव ने किया था, पाप का अंश उनकी संतानों में प्रभावित हो गया था। वो एक अलग थॉट आ रहा है कि हम सब जन्म से पापी हैं, और जब जन्म से पापी हैं, क्रिश्चियनिटी का थॉट है, तो पाप से छुटकारा तब मिलेगा, पाप से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। ग्रेस ऑफ गॉड इज मस्ट, ईश्वर की कृपा चाहिए, बिना ईश्वरीय कृपा के पाप से छुटकारा संभव नहीं है। इन क्रिश्चियनिटी, स्पेशली इन कैथोलिक सेक्ट, पाप से छुटकारा चाहिए। हम सब पापी ही हैं जन्म से, पाप से छुटकारा मिलेगा ईश्वर की कृपा से, थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड। और ईश्वर की कृपा कैसे मिलेगी? ईश्वर की कृपा मिलेगी, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं धरती पर, ध्यान देना, ताकि गांधी से तुलना हो सके। और कई बार धार्मिक विवाद आता है, ऐसे सवाल बन जाते हैं, संदर्भ उभर सकता है, ऐसे में लिखने की स्थिति आ सकती है। बस जान लो कि गांधी का कॉन्सेप्ट है कि मूलतः हम अच्छे आदमी हैं। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ हमारे भीतर अंतरात्मा है, और अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। तो जन्म से हम सब लोग दयालु हैं, सत्यवादी हैं, न्यायी हैं, प्रेमी हैं। बाद में लेयर पड़ गया लोभ का, घमंड का, अहंकार का, प्रमाद का, धन का, आदमी हो जाता है पापी, अपराधी, शोषक बन जाता है, धीरे धीरे बनता है। जन्म से नहीं होता है, परिस्थितियां उसको बना देती हैं, आवरण ऐसा बना देता है, शिक्षा या गलत शिक्षा या आसपास का परिवेश पापी बना देता है आदमी को। और ये कहते जन्म से पापी है, ईश्वर कृपा जरूरी है। ईश्वर कृपा के लिए जरूरी है कि आप पोप के अनुसार काम करो। पोप इज एक्सेप्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। पोप धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है।
पोप को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में बहुत आदर है पोप को, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड माने जाते हैं पोप। बड़े आदर के साथ उनकी बातों को सुना जाता है, सम्मान के साथ सुना जाता है। बट मध्यकाल में पोप ने इस पर्टिकुलर फंडे का दुरुपयोग शुरू कर दिया था। उन्होंने पाप मोचन पत्र छपवाया और बेचना शुरू किया कि इसको खरीदो, पाप से मुक्त हो जाओगे। लोगों ने पाप मोचन पत्र खरीदना शुरू किया ताकि पाप से मुक्त हो जाए, क्योंकि कहा गया है कि पोप के अनुसार काम करोगे तब पाप से छुट्टी मिलेगी। इन्हीं सब कारणों से कालांतर में धर्म सुधार आंदोलन होता है 14वीं सेंचुरी में। मार्टिन लूथर किंग हैं और कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में उभर कर सामने आता है, नोन एज सेकुलरिज्म। पॉलिटिकल अथॉरिटी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। तो वो उसके ठीक पहले की पृष्ठभूमि थी। पोप का कंट्रोल सब चीजों पे था। राजनीति पे पोप का कंट्रोल था, सामाजिक जीवन पे पोप का कंट्रोल था। मध्यकाल में, जिसे नोन एज डार्क एज, अंधकार युग, स्वतंत्र चिंतन स्वीकार्य नहीं था। काम करो पोप के अनुसार, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। वो एक दशा थी। उसी बैकग्राउंड में सेकुलरिज्म आया है वेस्टर्न में, इसलिए उनका सेकुलरिज्म डिफरेंट है हमारे सेकुलरिज्म से। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है जीएस सेकंड पेपर में कि पाश्चात्य सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म का अंतर बताइए। अगर आपका थॉट क्लियर है तो भले आराम से लिख सकते हो, नहीं तो फिर तो कठिनाई है। ध्यान देना, इसको हटाते हैं। तो ये एक पक्ष ये है कि जन्म हमें पोप के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तब ईश्वर की कृपा मिलेगी, तब पाप से छुटकारा मिलेगा। इधर गांधी जी हैं, गांधी जी कहते हैं हम लोग पापी नहीं हैं जन्म से, हम लोग तो जन्म से बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा है। क्यों अच्छे हैं हम लोग जन्म से? क्योंकि जन्म से ईश्वर का अंश हमारे भीतर विद्यमान है, अंतरात्मा है, और अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर वाली सारी खूबी हमारे भीतर भी है, दयालु है, सत्यवादी है, न्याय है, जो ये क्वालिटी है, लिमिटेड फॉर्म में बट है। बट हो गए हम पापी और घमंडी अपराधी, क्योंकि ये दब गया, अंतरात्मा पे लेयर पड़ गया है। क्लियर? जब गांधी जी सत्याग्रह करते हैं तो बेसिकली इसी दबी हुई अंतरात्मा को, जो दबी हुई अंतरात्मा, इसको जागृत करने का प्रयास करते हैं। जागृत करते हैं किसके माध्यम से? सत्याग्रह के माध्यम से। वो सत्याग्रह के माध्यम से मनुष्य की दबी हुई अंतरात्मा, जो सुसुप्त अंतरात्मा है, इसको जागृत करते हैं। और ये जग जाएगी तो न्याय करेगी, प्रेम करेगी, दया करेगी, आदमी तो सुधर जाएगा, बड़ा अच्छा अच्छा काम करेगा आदमी। ये गांधी का मानना है। किसका मानना है? देखो, जिन शब्दों को दोनों, गांधी की महत्ता अलग है, अंबेडकर की अपनी महत्ता है। जो अपना संविधान लिखा हुआ है, जितना व्यापक तरीके से लिखा हुआ है, बहुत खोजने के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति, शख्स नहीं मिला जो आसपास अंबेडकर के पैरेलल खड़ा हो। तो उसको तैयार करने में बाबा साहब अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप पूर्वाग्रह से युक्त होकर किसी के पक्ष या विपक्ष में मत करो। आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो तटस्थता बरतो, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठ जाओ, अदरवाइज यू विल फाइंड प्रॉब्लम। होल्ड करेंगे। क्लियर? तो पक्ष या विपक्ष मत करो। मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से पढ़ो और आईएएस की तैयारी करो। छद्म चीजों से, नीचे स्तर की गतिविधियों से बचो, तो फिर तो उस लेवल पे पहुंच जाओगे। समझ में आया? नहीं तो कमेंट करते रह जाओगे।
मैं जो बता दूं उसको समझो, यही लिखोगे, और जब एक बार गांधी पढ़ लेंगे फिर अंबेडकर से तुलना देख लेंगे। ये देखो सवाल आया है ना, कैसे मना कर दोगे? महात्मा गांधी एंड बी आर अंबेडकर डिस्पाइट हैविंग divergent approaches and strategies had a common goal of amelioration of the downtrodden elucidate. So जो नीचे तबके के लोग हैं उनको उनकी स्थिति में सुधार की बात दोनों करते हैं। मतलब जो डाउन ट्रोडन है, मतलब एकदम दबा हुआ है, उसकी सुधार की बात दोनों लोग करते हैं। तरीका अलग अलग है गांधी का और अंबेडकर का। अंबेडकर साहब को अलग देखेंगे, गांधी को हम अलग देख रहे हैं, बाद में तुलना कर देंगे, क्या दिक्कत है? शांतिपूर्वक पढ़ लो, ध्यान देना। तो पहले गांधी की बातें पढ़ रहे हैं और उचित शब्दों का प्रयोग करो, किसी के लिए भी ध्यान देना। इज इट क्लियर? ठीक है, बिल्कुल सही। इज इट क्लियर? अब ये बताओ, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है, अंतरात्मा है, और अंतरात्मा दब गई है। हम सत्याग्रह के माध्यम से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन करेंगे। सत्याग्रह करके हम हृदय परिवर्तन करेंगे। हृदय परिवर्तन, ये शब्द आता है गांधी की फिलॉसफी में, हृदय परिवर्तन। उस सत्याग्रह के माध्यम से हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। हृदय परिवर्तन का मतलब मनोवृत्ति परिवर्तन है एक प्रकार से। मनोवृत्ति परिवर्तन का मतलब यह है चेंज ऑफ एटीट्यूड, कि जो व्यक्ति अभी तक लोभ के, घमंड के प्रभाव में आकर पापी हो गया है, शोषण कर रहा है, अपराधी हो गया है, हम उसको सुधार देंगे भीतर से। भीतर से सुधारेंगे, उसकी दबी हुई अंतरात्मा को जगा देंगे। और एक बार इसकी दबी हुई अंतरात्मा जागृत हो गई तो ये आदमी जो है ना, जनहित में काम करेगा। मान लो ये पूंजीपति आदमी है, मान लो ये आदमी पूंजीपति है, अब उसके ऊपर लोभ का आवरण चला, इसकी अंतरात्मा दब गई, तो क्या हम अब पूंजीपति को हटा दें? मार्क्स कहते हैं कि इलिमिनेट कर दो। हम हटाएंगे नहीं, हम हृदय परिवर्तन करेंगे। अब गांधी जी पूंजीपतियों को हटाने की बात नहीं करते। कई लोग गांधी पे आक्षेप लगाते हैं कि वे पूंजीपतियों के समर्थक थे। ऐसा बात नहीं है। गांधी जी चाहते हैं कि हम उनका हृदय परिवर्तन कर दें। अगर समाज से पूंजीपतियों को हटा दोगे तो समाज में गरीबी आ सकती है। पूंजीपतियों को पता है उत्पादन की तकनीक, दे आर अवेयर विद द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की तकनीक की जानकारी है उनको। समाज में पूंजीपतियों का रहना आवश्यक है, नहीं तो सबको थोड़ी पता है कंपनी कैसे बनाई जाएगी, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, कैसे हम सप्लाई करेंगे। सब लोगों को पता नहीं है, उनको पता है। तो हम पूंजीपतियों को हटाने की बात क्यों करें? मार्क्स जैसा कहते हैं। हम पूंजीपतियों को सुधार क्यों नहीं दें? गांधी तो इसके पक्षधर हैं। वो कहते हैं कि अगर पूंजीपतियों को हटाओगे तो उत्पादन की तकनीक भी खत्म हो जाएगी। वो समाज के लिए आवश्यक है। हमें पूंजीपति को भीतर से सुधार देना है। सत्याग्रह करेंगे, सुधार देंगे। हम बताएंगे कि भाई अपनी संपत्ति का कुछ भाग ना जनहित में खर्च करो। गांधी ने जिसको ट्रस्टीशिप की बात कही थी, हम आगे देखेंगे ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता का सिद्धांत। और गांधी की तो बात को अभी फॉलो किया जा रहा है। अभी CSR का कॉन्सेप्ट आया है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेट प्रॉफिट का 2% जनहित में खर्च कर दो। बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करती हों, तो जो CSR का कॉन्सेप्ट है वो गांधी के ट्रस्टीशिप से प्रेरित है। हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखो, बिल गेट्स को देख लो, भारत में नारायण मूर्ति को देख लो, शिवनागर को देख लो, टाटा की स्थिति देख लो। ये लोग संपत्ति का एक अच्छा खासा बड़ा भाग, बेन जोसेफ को देखो, संपत्ति का एक बड़ा भाग जनहित के लिए खर्च कर रहे हैं। ये गांधी की तो बातों को एक तरीके से साकारित कर रहे हैं कि केवल लाभ न कमाए बल्कि जनहित का काम करे। अगर पूंजीपतियों में ऐसा भाव पैदा हो जाएगा तो खूब कमाए, क्या दिक्कत है? मगर अपनी कमाई का एक बड़ा भाग लगा दे जनता के हित में, बड़ी अच्छी बात होगी।
आप पूंजीपतियों को ही निपटा दो, सब के सब लेवल पे रहेंगे, नीचे लेवल पे, फिर तो मुश्किल होगा ना। और सबको उत्पादन की तकनीक का पता नहीं है, ध्यान रखना। तो कई लोग जो आक्षेप लगाते हैं गांधी पे कि पूंजीपतियों के समर्थक थे, ये उचित नहीं है। वो एक अलग लेवल पे बताना चाह रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं। और देखो, जब मैं बताऊं तो गांधी के पक्ष या विपक्ष में मत सोचो, पहले देखो गांधी के बारे में क्या क्या लिखना है। जब हम अंबेडकर पढ़ाएं तो अंबेडकर के बारे में क्या लिखना है, और नकारात्मक मनोवृत्ति मत पाल लो कि अंबेडकर साहब क्या थे और क्या नहीं थे। हमें उनके योगदान को पढ़ना है, लिखना है, ध्यान देना आप। तो उसमें बकवास टाइप की चीजें मत लिखो, छद्म और नीचे स्तर की बातों को मत लिखो। समझ में आया? पक्ष विपक्ष मत करो। आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, नहीं तो जिस दिन अभिव्यक्त कर दोगे ऑफिशियली, मुश्किल में पड़ जाओगे हमेशा के लिए। यस, इज इट क्लियर? चला एक बार बोल लो। फालतू का उसमें मत लिखा करो, अच्छी अच्छी बातें लिखो। अच्छा, जातिवाद के बारे में क्या राय था बता देंगे ना। जातिवाद के बारे में राय मैं बता रहा हूं, ये समझो ना पहले, फिर जातिवाद पे आ जाएंगे। ये बताओ, जब सबके भीतर अंतरात्मा का अंश है, आपके भीतर है, मेरे भीतर है, जो अपर कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, सब में जब अंतरात्मा ही है, तो भेदभाव क्यों करोगे? भेदभाव क्यों करोगे ये बताओ? छुआछूत क्यों पालोगे? इसका मतलब ईश्वर के अंश के साथ छुआछूत करे। आप में भी ईश्वर का अंश, उसके भीतर भी ईश्वर का अंश। क्या जो नीची जाति का व्यक्ति है, क्या उसमें ईश्वर का अंश नहीं है क्या? गांधी जी ने उसको तो कह दिया, जो नीची जाति के लोग थे उनको कहा हरिजन है, हरिजन। हरिजन का मतलब, हरिजन का मतलब बताओ। उनको, उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने के लिए, जो शुद्ध अति शुद्ध थे, उनके लिए शब्द दिया हरिजन है। एक अखबार निकाला, उससे संबंधित कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं हरिजन से संबंधित, हरिजन कर दिया। हरिजन का मतलब हरि के जन, हरि के जन का मतलब, हरि का मतलब हरि के जन है। बोलो, पढ़ लो एक बार इस दृष्टिकोण से, बाद में ग्रंथ पे जाना। कौन सा ग्रंथ पढ़ोगे कोई अंतर नहीं पड़ता है, और गांधी पढ़ने के बाद किससे टकरा रहे हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। हरि के जन, हरि मतलब ईश्वर। हरि विष्णु को कहा जाता है, तो उन्होंने निचले तबके को कहा कि ये तो विष्णु के लोग हैं, हरि नारायण के लोग हैं। बाद में लोगों ने हरिजन को ही निकृष्ट बना दिया कि हरिजन है। हरिजन शब्द निकृष्ट हो गया। वास्तव में एक दृष्टिकोण से तो हम सब लोग हरिजन हैं। कई लोगों को लगेगा कि ये पेंशन क्यों दे रहे हैं, हम हरिजन क्यों हैं, हम तो फलाने जी हैं। अरे आप जब ईश्वर को मानते हो, और ये कितना अच्छा शब्द है हरिजन, हम सब लोग ईश्वर के लोग हैं, तो क्या दिक्कत है मानने में? हरि को आप अलग अलग दिशा में लेते जाओ। बल एक ही जो सत्ता है उसके कई सारे नाम होते हैं, तो आप अपनी सत्ता से जोड़ो, बोलो कि हम उनके लोग हैं, क्या दिक्कत है? व्यापकता और प्रदान कर दो। तो लोगों ने हरिजन को ही निकृष्ट कोटि का बना दिया, शब्द को भी निकृष्ट बना दिया। गांधी जी कितना अच्छा सोच के ये शब्द दे रहे हैं हरिजन, कि ताकि लोगों का दृष्टिकोण बदले, सब विष्णु के जन हैं, डर पैदा हो, भाव बदल जाए। लोगों ने हरिजन को ही निकृष्ट बना दिया, कहा कि ये हरिजन है। हरिजन तो बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत ही बढ़िया शब्द है। बोले यस और नो? बिट्टू शर्मा बोल रहे वी ऑल आर हरिजन। देखो, इसका हृदय परिवर्तन हो गया, इसका मनोवृत्ति परिवर्तन हो गया बिट्टू शर्मा का। तुरंत कहा कि वी ऑल आर हरिजन। देखो, अभी आगे देख लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे गांधी को पढ़ रहे हो। ठीक है, अरे ये बातें इतिहास पढ़ते वक्त थोड़ी आएगी। इतिहास में फैक्ट पढ़ो, किसने बापू का है, राष्ट्रपिता भाई उन्होंने कह दिया, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, तो आ गया कि भाई एक सवाल उसी में बन जाएगा।
असहयोग आंदोलन का काल और परिणाम बताओ, पढ़ लोगे उधर में, इधर नहीं पढ़ेंगे वो सब। तो ध्यान देना, एक बार ध्यान देना शब्दों की बारीकियों को, कि हम सब लोग यदि हमारे भीतर अगर ईश्वर का अंश है और हम सबके भीतर अगर अंतरात्मा है, तो क्या छुआछूत उचित है? ऊंच नीच उचित है? भेदभाव उचित है? बिल्कुल नहीं। समाज में ऊंच नीच, भेद, छुआछूत, भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हम सब लोग तो ईश्वर के अंश हैं। काबिलियत को लेकर थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर है, किसी में कुछ और क्षमता है, किसी में कुछ और क्षमता है, ध्यान देना, मगर अंश तो सब में है ना। इसलिए गांधी कहते अंत्योदय करो, जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय होना चाहिए। जो समाज के सबसे पिछले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसका भी उदय होना चाहिए, तब जाके सर्वोदय होगा। ध्यान देना। कोरोना ने फिर से छुआछूत दिला दिया था। कोरोना, अब उसको इससे मत जोड़ो। गौरव कुमार है, नकारात्मक जाति प्रथा है, तो ऐसी प्रथाएं दूसरे में भी हैं, कम कम या अधिक। ध्यान देना, हिंदू धर्म में विशेष रूप से है। इसीलिए तो ये चाहते थे कि हिंदू धर्म सुधार कर ले। अंबेडकर साहब चाहते थे कि हिंदू धर्म में सुधार हो जाए, नहीं सुधार हुआ। उन्होंने खूब सलाह भी दी है। जब सुधार नहीं हुआ तब उन्होंने निश्चय लिया कि हिंदू धर्म को छोड़ देंगे, और अपने अनुयायियों के साथ, लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता है, ऊंच नीच नहीं है, छुआछूत नहीं है। सब लोग बौद्ध हैं तो सब लोग बौद्ध हैं, समानता वाली स्थिति है। ध्यान देना, अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया। वे सब नव बौद्ध कहलाते हैं, नियो बुद्धिस्ट कहलाते हैं। शब्द की बारीकियों को देखो यहां पे। हम सब लोग ईश्वर के अंश हैं, हमारे भीतर अंतरात्मा है, हमारे भीतर अच्छी अच्छी क्वालिटी है। अब ये बताओ, अगर सभी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करेंगे, इफ वी ऑल विल स्टार्ट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्शियंस, देन किंगडम ऑफ गॉड विल बी एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस अर्थ। If we all will start to act according to our conscience, अंतरात्मा, then kingdom of God will be established on this earth. नोट करो, अभी अगर सभी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें, नोट करो, अगर सभी लोग अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करें तो धरती पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। और इसी को वो धर्म राज्य बोलते हैं। दिस इज नोन एज धर्म राज्य। इस पे सवाल आ चुका है टर्म पे, धर्म राज्य बोलो या राम राज्य बोल लो आप। दिस वन इज राम राज्य और धर्म राज्य। आईएएस में सवाल आ चुका है, धर्म राज्य का मतलब बताओ। गांधी के अनुसार धर्म राज्य, ये सांप्रदायिक राज्य नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करेगा तो धरती पर ईश्वर का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इसे ही धर्म राज्य कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति अंतरात्मा के अनुसार काम करेगा। अंतरात्मा के अनुसार काम करेगा तो दयापूर्वक काम करेगा, सत्यतापूर्वक काम करेगा, न्यायपूर्वक काम करेगा। कोई हिंसा होगी ही नहीं, कहीं पे भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। राम राज्य हो जाएगा। राम राज्य एक ऐसा राज्य है जहां कोई हिंसा नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई झूठ नहीं, क्योंकि अंतरात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर सत्यवादी है, दया है, न्याय है, आदि आदि। और आप उसी के अंश के अनुसार काम करोगे तो चारों तरफ दया, सत्य, शांति का साम्राज्य छा जाएगा। फिर राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए गांधी अंततः राज्य के क्षय की बात करते हैं। गांधी हैज सपोर्टेड अराजकतावाद, एनार्किज्म। पुलिस की जरूरत नहीं, राज्य की जरूरत नहीं। अंततः फाइनली कहते पुलिस की जरूरत नहीं है, राज्य को क्षय हो जाना चाहिए। अराजकतावाद की, अराजकता डजंट मीन एब्सेंस ऑफ सिस्टम एंड ऑर्डर। ये राज्य विहीनता की बात करते हैं। अंततः
जब सारे लोग अपनी अंतरात्मा से काम करें, आप भी अंतरात्मा से, ये भी सब लोग, तो पुलिस की जरूरत है क्या? चारों तरफ शांति का साम्राज्य छा जाएगा। आप भी न्यायी हो, प्रेमी हो, मैं भी न्यायी प्रेमी, ये भी न्याय और प्रेमी, दयालु, सब दयालु हैं, सब न्यायी हैं, सब प्रेमी हैं, सब अहिंसक हैं, तो पुलिस की जरूरत पड़ेगी? राम राज्य, दैट इज नोन एज धर्म राज्य। धर्म राज्य कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है। ध्यान देना थॉट की बारीकियों को, पढ़ते रहना जहां पे भी पढ़े हो और जितना पढ़ चुके हो, डजंट मैटर। ठीक है, बोलो। इज इट क्लियर? एक बार बोलो। एक पूछ रहा है कि ये धरती है, स्वर्ग नहीं है। क्या लिख रहा है? देखो इसको, लिख रहा है कि सर ये धरती है, स्वर्ग नहीं है। गांधी धरती को स्वर्ग बनाने के चक्कर में थे। अभी नंदिता सिंह, वेरी गुड। ये धरती है, स्वर्ग नहीं है। ध्यान देना, चार्वाक एक दर्शन है, वो कहता है कि धरती पे ही स्वर्ग है और धरती पे ही नरक है। जो लोग इस दुनिया में सुखपूर्वक रह रहे हैं वो स्वर्ग में हैं, और जो लोग संसार में दुख झेल रहे हैं ना, वो नरक में हैं। स्वर्ग और नरक कोई अलग सत्ता नहीं है। सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, अभिनंदिता सिंह। ध्यान रखना, कई लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं संसार में। तमाम उनके जीवन में कठिनाई है, प्रॉब्लम है, दुख में है, और कई लोग स्वर्ग का आनंद यहीं पे ले रहे हैं। सब कुछ है उनके जीवन में, सब चीज है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो स्वर्ग और नरक कोई अलौकिक सत्ता नहीं है। चार्वाक ऐसा कहता है, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नरक है। तो मैंने आपकी बात को चार्वाक के माध्यम से खंडित कर दिया। और लिखने के स्वर्ग तो अलग होता है। अरे स्वर्ग यहीं पे है, कई लोगों के लिए जीवन स्वर्ग है। नजदीक से तो देखो, जो स्वर्ग में चीजें मिलती है यहीं पे उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। ध्यान देना, दिल पे नहीं लेना है कि नहीं सर स्वर्ग अलग है। वहां सोमरस मिलता है 24 आवर। यहां पे लोग सोमरस की नदी बहा रखा है लोगों ने। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अंतरात्मा बुरी भी तो हो सकती, अंतरात्मा बुरी नहीं होती अनिल। अंतरात्मा पे जब लेयर पड़ जाएगा ना तो अंतरात्मा बुरी हो जाएगी। ढक गई ना, दब गई, तो हम कहते हैं भाई अंतरात्मा तो दब गई है। अंतरात्मा तो अपने आप में ईश्वर का अंश, वो बुरी कैसे होगी? उसके ऊपर लेयर डाल दो घमंड का, अहंकार का, अज्ञान का, इग्नोरेंस का, देन अनएबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। फिर तो आदमी गलत भी करेगा। लेयर पड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर दब गई है, सुसुप्त अवस्था में चली गई, सुसुप्त, दब गई है, सो गई है, डीप स्लीप, सो गई है, जगती ही नहीं है। बहुत एफर्ट करके जगाओगे अंतरात्मा को तो भी जगेगी। गांधी जी जगाते ही तो थे। सत्याग्रह करके क्या करते थे? सामने वाले की अंतरात्मा को, दबी हुई अंतरात्मा को जगाते थे। बोलो। बोल तो लो, इज इट क्लियर? मयंक यादव बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देना पड़ेगा आत्मा को। इलेक्ट्रॉनिक शॉक शरीर को दे सकते हो, आत्मा को नहीं दे सकते हो। ध्यान देना, अंतरात्मा को इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने से नहीं होगा, उसको द्रवित करना पड़ेगा। मयंक यादव बोल रहे हैं कि उसको इलेक्ट्रॉनिक शॉक देंगे तो जग जाएगी। अरे शरीर को शॉक दे दोगे अंतरात्मा के चक्कर में तो शरीर ही निपट जाएगा। कितना बुद्धि लगाए हुए इलेक्ट्रॉनिक शॉक देगा? उसको द्रवित करना पड़ेगा इसको। जैसे मान लो ये आदमी और पापी हो गया है, अपराधी हो गया है, शोषक हो गया। मान लो ये आदमी, गांधी नहीं है, कोई और आदमी है, और ये पापी हो गया, लोभ घमंड अज्ञान का इसके ऊपर लेयर पड़ा हुआ है, अंतरात्मा दबी हुई है। अब उसको जगाएंगे कैसे? तो वहां पे सत्याग्रह करेंगे, और सत्याग्रह करते वक्त स्वयं को कष्ट देंगे, स्वयं को दुख देंगे। सत्याग्रही स्वयं को दुख में डालता है, स्वयं को कष्ट में डालेगा।
सामने वाले को कष्ट नहीं देता है। सत्याग्रह कमजोर आदमी नहीं कर सकता है, यह वीरों का भूषण है। जो बहुत मजबूत होगा ना, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से जो बहुत मजबूत होगा वह व्यक्ति सत्याग्रह कर सकता है। स्पिरिचुअली स्ट्रांग होगा तो सत्याग्रह करेगा, फिजिकली स्ट्रांग होगा तो हो सकता है एक दिन में छोड़कर भाग जाए। आत्मिक रूप से मजबूत आदमी सत्याग्रह करता है, क्योंकि जब सत्याग्रह करते हो आप, तो सत्याग्रह के क्रम में हम स्वयं को कष्ट में डालते हैं, दुख झेलते हैं, सामने वाले को कष्ट में नहीं। मान लो कोई पापी है, अपराध पापी है और शोषक है, शोषण कर रहा है आपका, और आप उसके सामने सत्याग्रह कर रहे हो, तो सामने वाले को कष्ट मत दो। कष्ट दोगे तो निपटा देगा, आपको इलिमिनेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है, और आप उसको कष्ट दे दो तो आप स्वयं को कष्ट दोगे, स्वयं को दुख में डालोगे, दुख दोगे अपने स्वयं को। सत्याग्रह वीरों का भूषण है। जो स्ट्रांग आदमी है वो काम कर सकता है, कमजोर आदमी नहीं कर सकता है सत्याग्रह। और जब हम स्वयं को कष्ट देंगे, मान लो अब अपने को मान लो कि आप भले ही थोड़े शोषक टाइप के आदमी, भले जिद्दी टाइप के आदमी, सुनते ही नहीं हो, और सामने वाले का शोषण भी करो, इमेजिन। और कोई सामने बैठ के स्वयं को दुख दे रहा हो, उपवास कर रहा हो, पानी भी नहीं पी रहा हो, और आपको कष्ट नहीं दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा दया आएगी ना कि इस आदमी मर जाएगा, ये इसको कुछ खाना पीना दे देते हैं, नहीं तो मर जाएगा। ऐसे ही एक तो कष्ट दे रहा है तो आप और उसको हिट नहीं करोगे। कष्ट में कोई आदमी आपके बगल में है और आप बहुत सताते हो उसको, वो उठ के अपना बोरिया बिस्तर घर द्वार का एक एक चीज निकाल रहा है कि नहीं अब मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा, स्थान परिवर्तन, ये भी एक पार्ट है सत्याग्रह का, दूसरी जगह चले जाना। तो आपके भीतर तो दया आ जाएगी कि अरे यार मैं इसको बहुत सताता हूं, अब बोल सकते ठीक है रहो आप, अब मैं नहीं सताऊंगा। आपके तो दया आ जाएगी, थोड़ा प्रेम उमड़ जाएगा, अरे यार इतना सताता हूं अब जा रहा है ये, इसको रहने देते हो, कुछ व्यवस्था कर देते हैं। इसका मतलब जब आप स्वयं को कष्ट में डालते हो, स्वयं को दुख में डालते हो, तो ये जो दबी हुई अंतरात्मा है, जो प्रेम से युक्त है, जो न्याय से युक्त है, जो दया से युक्त है, वो अब इसमें ये उद्भूत होने लगेगी, ये जागृत होने लगेगी। ध्यान देना। और एक बात जग गई तो हृदय परिवर्तन हो गया, उसी को तो जगाना है जो दब गई है, और जगा देंगे तो हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन हो गया तो आदमी जनहित में काम करेगा, ऐसा गांधी का मानना है। कितनी ब्रिलियंट फिलॉसफी है, जानदार चीज बोल रखी है गांधी ने, बढ़िया चीज बोल रखा है। इज इट क्लियर? ये गांधी का थॉट है। बोलो, जो लिखना है वो है बात। गांधी, इस पे सवाल आ चुका है, धर्म राज्य का आशय बताएं। अब जाकर सवाल देखो, निबंध में एक बार की 250 नंबर का निबंध पूछा है, स्वाधीनता, स्वराज्य और धर्म राज्य, 3 शब्द पे 250 नंबर का निबंध है। मेरे समझ से 2014 या 15 का शायद निबंध है, उठा के देखो आईएएस में। 3 शब्द हैं, स्वाधीनता, स्वराज्य और धर्म राज्य। इतिहास से पीएचडी किए हुए लोगों को ऊपर से निकल गया। पूरा गांधी पढ़ के गए थे और 3 शब्दों का अंतर नहीं क्रिएट कर पाए कि स्वाधीनता क्या है। स्वाधीनता विदेशी अधीनता से मुक्ति स्वाधीनता है। 1947 में हमको स्वाधीनता मिली, पहले हम विदेश के अधीन थे, दूसरों के अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। अब हम स्व अधीन हो गए, अपने अधीन हुए, अपने लोग आ गए सत्ता में, स्वाधीनता मिली एक तरीके से। बोलो ये स्वर्णो सवाल है, 250 नंबर का निबंध था वो शायद। अब उठा के देखो प्रीवियस के निबंध के सवालों को खोजो। गांधी ये पढ़ रहे हो तो केवल यहीं पे लाभ नहीं मिलेगा। कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब गांधी को आप निबंध में लिख नहीं रहे हो। ठीक ठाक तरीके से लिखो। किसी एक नैतिक विचारक और दार्शनिक को बार बार लिखना है, वो गांधी हैं।
सबसे अधिक नंबर का सवाल अभी तक गांधी पे आया है पिछले 10 सालों में। कभी उठा के क्वेश्चन पेपर तो देखा करो, तब पता चला कि गांधी को ठीक तरीके से पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट एक हफ्ता पढ़ो गांधी। इतनी जगह पे यूज कर सकते हो, जहां मौका मिला सोशल इश्यूज लिख रहे हो, गांधी उठा के डाल दो। मानवाधिकार लिख रहे हो, गांधी उठा के लिखो। पर्यावरणीय समस्या लिख रहे हो, गांधी उठा के लिखो। गांधी कहते थे प्रकृति सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, परंतु किसी के लालच की नहीं। और आदमी आज लालची हो गया है, प्रकृति को क्षत विक्षत कर रहा है, उसका चीर हरण करने पे तुला हुआ है प्रकृति का। इन सारी बातों को उठा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो, इस भाषा को लिख सकते हो। लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो गया है, चाहता है पूरा प्रकृति का शोषण कर ले, भौतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण कर ले। शोषण का नतीजा है भूस्खलन हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ गई है। यह क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का दुष्परिणाम है, माना जा रहा है। ऐसी चीजें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, और खूब प्रदूषण कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह भी आ रहा है कि धरती पता नहीं रहने लायक बचेगी कि नहीं बचेगी, हमें बचाना है। भारत सतर्क हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहा है, जीरो नेट कार्बन की बात कर रहा है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। सारी चीजों को गांधी से कनेक्ट कर दो, क्या दिक्कत है? एक दो लाइन गांधी को लिख दो। तो कोई पूछे धर्म राज्य क्या कहते हैं, धर्म राज्य, तो बोलोगे धर्म राज्य कोई हिंदू राज्य नहीं है, धर्म राज्य कोई सांप्रदायिक राज्य नहीं है। जब सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा के अनुसार कार्य करेंगे, अंतरात्मा किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। तो जब सभी व्यक्ति अपनी अंतरात्मा अर्थात ईश्वर के अंश के अनुसार काम करेंगे, तो धरती पर ईश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा। When everyone will act according to his conscience, then kingdom of God will be established on this earth. टॉलस्टॉय का भी यही मत था। और जब धरती पर ईश्वर का साम्राज्य होगा, तो फिर उसे हम धर्म राज्य कहेंगे। धर्म राज्य में स्थिति क्या होगी? सब लोग दया, करुणा, प्रेम, त्याग, न्याय के अनुसार काम करेंगे। चारों तरफ शांति, आनंद का साम्राज्य छा जाएगा, कहीं पे कोई गलत चीज नहीं होगा। अद्भुत कल्पना कर रखी है गांधी ने। कई बार बोला जाता है गांधीयन कॉन्सेप्ट यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, लागू करना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी अच्छी कल्पना कर रखी है गांधी ने, इसे जमीन पर उतारना बहुत ही कठिन है। गांधी में आइडियलिस्टिक पार्ट बहुत ज्यादा है, अंबेडकर में व्यावहारिक पक्ष ज्यादा है, जिसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो। ये इतना बड़ा आदर्श इन्होंने दे दिया है, गांधी तो खुद कर नहीं पाए लोगों की अंतरात्मा का परिवर्तन, जागृत। थोड़ा थोड़ा कर दिया, बट कहां आप कर सकते हो कि सबकी अंतरात्मा बदल गई? आदमी और ज्यादा करप्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, अन्यायी हो गया, शोषक की भूमिका में ज्यादा होता जा रहा है। जहां मौका मिलता वहीं सामने वाले का शोषण कर लेता है। पढ़ा जरूर गांधी जाता है, पढ़ाया जरूर गांधी जाता है, परंतु इंपैक्ट कहां है जीवन पे? नाम खूब लिया जाता है गांधी का। गांधी के अनुसार चलना बड़ा कठिन काम है, अंतर क्रिएट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? एक बात बोल लो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आपको धर्म राज्य समझ में आ गया होगा, धर्म राज्य समझ में आ गया होगा। गांधी का स्टेटमेंट है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पापी से नहीं, पाप से घृणा करो, पाप से घृणा करो। इसका क्या मतलब है? मान लो यही स्टेटमेंट दे दे, आपको सीन से हेट करना है, सीनर से नहीं। पापी व्यक्ति से घृणा नहीं करना है। बोलो। ठीक है, अच्छी बात लिख रहे हैं कि भावनाओं में मत बहिए,
पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कितना कितना ये अच्छे समझा रहा है गौरव कुमार, अच्छी बात है। कई लोग भावनाओं में बहते रहते हैं, बहें, अब भावनाओं में बहते बहते कहीं ऐसी ठोकर लग जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। बहते रहो भावनाओं में, कभी गुस्से में, कभी घृणा में, कभी प्रेम में बहते रहो। बहते बहते कहीं ऐसा ठोकर लगेगा, किनारा पकड़ लोगे तुरंत में, अकल तब आती है। भावनाओं में मत बहो। अभी मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस बताया था, भावनाओं को अपने विवेक से कंट्रोल करो, रेगुलेट करो। इमोशनल होके मत लिखो, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर मत लिखो। गांधी ने कहा पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों पापी से नहीं? क्योंकि पापी के भीतर भी अंतरात्मा है। पापी के भीतर अंतरात्मा है, तो पापी से घृणा क्यों करोगे? आप उसके कार्यों से घृणा करो, गलत काम करता है। और गांधी जो है ना, मृत्यु दंड का सपोर्ट नहीं करते हैं। वो दंड के समय में, दंड के संदर्भ में सुधारवादी सिद्धांत लाते हैं, रिफॉर्मेटिव थियरी ऑफ पनिशमेंट, सुधारवादी सिद्धांत, दंड का सुधारवादी सिद्धांत। पनिशमेंट के कई थियरीज हैं, दंड संबंधी कई सिद्धांत हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव थियरी है, रिफॉर्मेटिव थियरी है, डिटरेंट थियरी है। गांधी दंड के संदर्भ में सुधारात्मक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। मतलब दंड का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन में सुधार होना चाहिए, दूसरों को अपराध करने से रोकना नहीं। ध्यान देना, एक दंड का उद्देश्य दूसरों को अपराध करने से रोकना। गांधी जी चाहते हैं कि आदमी में सुधार हो जाए, ऐसा दंड दें। और अगर मान लो आपने मृत्यु दंड दे दिया, तो आदमी में सुधार की संभावना ही खत्म हो गई। और गांधी मानते हैं कि आदमी सुधर सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी के भीतर अंतरात्मा है और जो ईश्वर का अंश है। ये तो दबा हुआ है ना, हम आदमी को सुधार सकते हैं। और जब आदमी सुधर सकता है तो मृत्युदंड क्यों दोगे? गांधी वाज अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, यू मस्ट बी अवेयर। वाई? वो मानते हैं कि उसके भीतर अंतरात्मा है। अंतरात्मा का मतलब ईश्वर का अंश है, इसका मतलब उसके सुधरने की संभावना विद्यमान है। इसीलिए वे दंड संबंधी सुधारात्मक सिद्धांत का सपोर्ट करते हैं। विषय वस्तु क्लियर हो जाना चाहिए, विषय वस्तु क्लियर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, सुनते भी रहो। मेरा 2 पेज भर गया अनिल, बिल्कुल सही। थोड़ा रफ टाइप में लिखते रहो। और इस सब का डिटेल मैंने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, प्रिंटेड नोट्स पढ़ो। उसके अलावा इधर उधर मूव करने की, भटकने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त है। अब अनिल बोल रहा है कि हम जब भी घर पर सत्याग्रह और भूख हड़ताल करता हूं तो घर वाले हमें मारने लगते हैं। अच्छी बात है, कभी कभी माल खा लिया करो, उससे भी सुधार आ जाता है। घर वाले गलत करोगे तभी तो ठोकते होंगे, तो गलत कर्मों से बचो। ठीक है? प्रशासन में क्या महत्व है, पहले गांधी को पढ़ तो लो, फिर प्रशासन में जाएंगे। लास्ट में देखेंगे गांधी का प्रशासन में क्या महत्व है। पहले उनके सारे विचारों को देख तो लें। अभी तो शुरुआत किया है मैंने। गांधी का 1 हफ्ता पढ़ना चाहिए। 10 नंबर के सवाल के लिए इतिहास में 40 दिन की क्लास हो जाती है, दिल्ली में 45 दिन की क्लास हो जाती है। 45 दिन मतलब 90 घंटे लगभग पढ़ाए जाते हैं। 10 नंबर का सवाल आता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, कई बार सवाल भी नहीं रहता है। 90 घंटा दे देते हैं 10 नंबर के सवाल में। कौन सा प्रोफेशनलिज्म है? और गांधी पे तो 10 नंबर से ज्यादा तो हर एक साल लिखना है। 4-5 दिन तो पढ़ लो गांधी,
कितनी जगह लिखना है। जीएस फर्स्ट पेपर में लिखने का अवसर मिल रहा है, जीएस सेकंड पेपर में लिखने का, थर्ड पेपर में, फोर्थ पेपर में। सबसे अधिक सवाल फोर्थ पेपर में, जी इथिक्स वाले पेपर में गांधी पे बना है। और निबंध में तो हर एक साल लिख रहे हो ना, हर एक साल लिख रहे हो। आपके ऊपर निर्भर करता है लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। और वो पढ़ने से थोड़ी होगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो कहां लिखोगे निबंध में। वो रखो, पीटी पास करने में जरूरत देगा, वो वहां पे सवाल आएगा तो हेल्प करेगा। बट ये वैचारिक पक्ष तो खूब लिखने की स्थिति है। ठीक है, तो गांधी कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? क्योंकि पापी में भी अंतरात्मा विद्यमान है, पापी सुधर सकता है। मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड दे देंगे तो उस व्यक्ति के सुधरने की संभावना सदा के लिए खत्म हो जाएगी। अतः मृत्यु दंड नहीं हो, पहली बात। और मृत्यु दंड इसलिए भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गांधी मानते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का मतलब सबका उदय। और आप एक आदमी को दे रहे हो मृत्यु दंड, इसका मतलब उसका तो उदय नहीं हो रहा है। तो मृत्यु दंड देंगे तो ये सर्वोदय को साकारित करने में बाधक हो जाएगा। अनेबल टू इंप्लीमेंट सर्वोदय इन कंप्लीट सेंस। तो हम उसका भी हृदय परिवर्तन करके मुख्य धारा में लेते आएंगे, कर देंगे हृदय परिवर्तन, ऐसा गांधी का मानना है। इसलिए गांधी मृत्यु दंड का समर्थन नहीं करते, ध्यान देना। नॉट एक्सेप्टेड कैपिटल पनिशमेंट since it is possible to reform human beings, since by birth human beings have conscience and conscience is the part of God, so there exists possibility to reform human beings. हम सुधार सकते हैं आदमी को, हृदय परिवर्तन कराएंगे, सुधार देंगे उसे, दबी हुई अंतरात्मा को जगा देंगे। ऐसा गांधी मानते हैं। आप मानो या मत मानो, गांधी मानते हैं। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? मनीष बोल रहे हैं कि आई सपोर्ट मृत्युदंड, क्योंकि समाज में क्राइम को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। मनीष, ये बताओ मनीष, नॉर्वे में तो मृत्युदंड नहीं है, स्वीडन में नहीं है, फिनलैंड में नहीं है, स्विट्जरलैंड में नहीं है, वहां क्राइम ज्यादा है क्या? ये कहना कि क्राइम का नियंत्रण तभी होगा जब मृत्युदंड है, तो काउंटर में कहा जाता है कि यहां तो कोई मृत्युदंड नहीं है, परंतु क्राइम भी बहुत कम है। कैसे सपोर्ट करोगे बताओ? क्राइम तभी दूर होगा क्या जब मृत्युदंड हो? पाकिस्तान में मृत्युदंड है, क्राइम तो बहुत है। इंडिया में मृत्युदंड है, क्राइम तो बहुत है। तो कैसे जस्टिफाई करोगे क्राइम को रोकने के लिए मृत्युदंड जरूरी है? जो मृत्युदंड के विरोधी हैं वो उनका अलग आर्गुमेंट है। और भारत का जो लॉ कमीशन है उसने भी कह रखा है कि मृत्युदंड को नहीं दिया जाना चाहिए, स्टॉप कर दे, लॉ कमीशन बोल रहा है। इसीलिए देखोगे ना, मृत्युदंड के कई मामलों को हम लोग बदल के हम उसे लाइफ इंप्रिजमेंट, मतलब आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। आजीवन कारावास। कई ऐसे लोगों को देखोगे कि उनको पहले मृत्युदंड की घोषणा की गई, बाद में चेंज करके, और ये खूब हो रहा है। आप लेटेस्ट केसेस देख लो मनीष। तो किसी भी पक्ष को जब गांधी को लिखो ना, तो काउंटर बाद में करना, पहले गांधी के मत को समझो, गांधी किस आधार पे कह रहे हैं, बाद में आप खंडन मंडन करना। मैं गांधी पढ़ा रहा हूं तो मैं गांधी के अनुसार कही गई बातों को आपको बता रहा हूं, और आप दिमाग में एंटी गांधी डेवलप कर लोगे ना, तो गांधी की बात समझ में नहीं आएगी, उनके अगेंस्ट में लिख दोगे।
फिर तो कठिनाई पैदा कर लोगे। जब मैं गांधी पढ़ाऊं तो गांधी के पक्ष को तटस्थ होकर सुनो, समझो, ग्रहण करो, आत्मसात करो, हृदयंगम करो, तो लाभ होगा। और शुरू में ही मैं बता रहा हूं गांधी और आपके दिमाग में अंबेडकर का विचार भरा हो, या फिर आपके दिमाग में एंटी गांधी विचार भरा हो, लेकिन गांधी तो अन्यायी आदमी थे, बड़ा गलत काम करते थे, तो आप गांधी की बात तो समझ में नहीं आने जा रही है आपको, क्योंकि आप जब मैं बोलूंगा आप काउंटर करते रहोगे। जब अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे तो अंबेडकर साहब को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बात कही है। आपको तटस्थ होकर करना है। कई बार जो अंबेडकर के सपोर्टर हैं वो लोग गांधी को एंटी मानते हैं, कई लोग गांधी के सपोर्टर अंबेडकर को एंटी मानते हैं। और सवाल आ रहा है, देखो सवाल क्या आ रहा है, सारा भ्रम टूट जाएगा। भ्रम तो एक समान लक्ष्य था, महात्मा गांधी और अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिए, 2015 में आईएएस में सवाल आ रहा है, भाई दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, इसका मतलब समान लक्ष्य लेके चल रहे हैं। दोनों चाहते हैं दलितों की बेहतरी हो। मैं आईएएस के सवाल से आपका उत्तर दे रहा हूं। सवाल को बार बार देखो, आईएएस का सवाल। कई लोग साल साल भर से पढ़ रहे हैं, उनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है। और पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे, सप्तवर्षीय बनाएंगे, 10 वर्षीय कार्यक्रम बनाएंगे तैयारी का। मैं तो बार बार सवाल दिखाता हूं। ये सवाल देखो, आपका सोचने का दायरा विस्तारित हो, बड़ा हो, फिर कौन रोक सकता है आपको। अब पेज भरना हो तो पेज तो भरने के लिए तो जीरोक्स करा लो। खूब मैटर में मैंने भी मैटर दे रखा है। पेज भरने वाले सब दिल्ली में आ गए हैं, नए नए सब अभी बच्चे सब आ गए हैं। वो पेज ही काउंट करते हैं, क्लास के बाद पेज काउंट करता है कि हाँ आज 20 पेज मैंने लिखा है। इसी में खुश हो जाता है कि आज तो टीचर ने 20 पेज लिखवा दिया। तो टीचर आए, कुर्सी में बैठे और आराम से बेटा लिखो। आए हैं तैयारी करने के लिए आईएएस का, बैठ के सुन रहे हैं और नोटिंग कर रहे हैं क्लास में। तो बेहतर है कि जाके जीरोक्स करा लो क्लास में। 3 घंटा अटेंड क्यों करते हो? कॉपी का जीरोक्स करा लो। जब लिखने के लिए ही जा रहे हो, समझाने वाली बात ही नहीं है, तो फिर तो घर बैठ के आराम से उसका जीरोक्स ले लो। जितना आप अच्छे अक्षर में लिखते हो ना, उससे ज्यादा अच्छे अक्षर में जीरोक्स मिल जाएगा। उसी क्लास का जीरोक्स मिल जाएगा बाहर में, 2.5 लाख वाले का भी जीरोक्स मिल जाएगा। आराम से जीरोक्स मंगा लो क्लास का। और खूब लोगों ने मोटी मोटे ग्रंथ बना दिए हैं, और जितने न्यू कमर है उसी में खुश रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा, जानदार। तो नोटिंग कराना सबसे आसान काम, समझाना तो बड़ा टिपिकल काम, बहुत टफ टास्क हो जाता है। मैं ये बता रहा हूं, देखो गांधी और अंबेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। दोनों चाहते थे दलितों की बेहतरी हो, दलितों के प्रति भेदभाव रुके, छुआछूत रुके, उनका शोषण न हो। दोनों चाहते हैं, परंतु तरीका अलग अलग है। गांधी अलग तरीका बताते हैं, ये अलग तरीका बताते हैं। गांधी का बताया गया रास्ता थोड़ा सा यूटोपियन है, और वो बड़ा ही प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं अंबेडकर साहब। कहते ये रास्ता पकड़ोगे तभी दूर होगा। गांधी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ऐसा करने पे ये दूर हो जाएगा, दलितों की बेहतरी हो जाएगी। हरिजन नाम दे दिया, नाम देने से क्या अंतर पड़ा? लोगों ने हरिजन को ही नीचे बना दिया। ये निकृष्ट कोटि का शब्द है। आदमी बदला थोड़ी ही गांधी के चलते। तो अंबेडकर साहब एक व्यवहारिक उपाय बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने झेल रखा था। और गांधी आदर्शवादी उपाय बताते हैं दलितों की बेहतरी का, जिसको धरातल पर उतारना बड़ा कठिन काम है। पढ़ने में पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा। कहते क्या बड़ी बड़ी बातें बोल रखी है, जमीन पर उतार के दिखाओ। तो यथार्थ धरातल पर उतारना बड़ा कठिन काम है गांधी की बातों को। असंभव नहीं है, कठिन है। ध्यान देना मेरी बातों को। इज इट क्लियर? और मैं सवाल से आपका जवाब दे रहा हूं। दोनों दलितों की बेहतरी चाहते हैं, परंतु दोनों की रणनीतियां अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों की अप्रोच अलग अलग है, मगर चाहते तो दोनों हैं दलित की बेहतरी। तो जब गांधी वर्सेस अंबेडकर देखेंगे तो यह पक्ष क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कभी कभी गौरव पढ़ लेते हैं, उसका भी आनंद है।
किसके क्या विचार आ रहे हैं अवगत मैं भी हो जाता हूं। क्लियर? ओके, पहले बोलो जितना मैंने बताया क्लियर हो गया? ये बातें क्लियर हुई? अब मैं उस चार्ट को क्योंकि हटाना पड़ेगा, अब इसमें जितना चीज भर चुका है इसमें अब इसको थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाएंगे। लगभग ये पैक हो चुका है। इसको एक बार और सुन के थोड़ी नोटिंग कर लेना। नोटिंग करने के बाद प्रिंटेड नोट्स पढ़ लोगे। गांधी से संबंधित पक्षों को कुछ भी होगा गांधी को उठा के लिख सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो गांधी की फिलॉसफी को। क्लियर है? एक बार बोल लो, इज इट क्लियर? ओके। और सबसे लास्ट में देखेंगे वर्तमान में गांधी की प्रासंगिकता, प्रशासन में गांधी की उपयोगिता, सब देख लेंगे। बट पहले उनका वैचारिक पक्ष तो समझ लो, ठीक है? देखो, गांधी आर्थिक विचार में गांधी आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु, मतलब अमीरी और गरीबी की खाई को पाटने के लिए, अमीरी और गरीबी की खाई के भेद को कम करने के लिए, आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए। किसकी स्थापना के लिए? आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। आर्थिक न्याय होगा तो आर्थिक विषमता दूर होगी, आर्थिक विषमता दूर होगी। इकोनॉमिक जस्टिस, जैसे आर्थिक न्याय की स्थापना होगी तो आर्थिक विषमता दूर होगी, अमीरी और गरीबी का जो भेद है ना दूर होगा। तो आर्थिक न्याय की स्थापना या आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता का सिद्धांत, थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता का सिद्धांत। या ज्यादा बेहतर होगा कि आप ट्रस्टीशिप को ऐसे लिख दो, ये ज्यादा बेहतर होगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, मतलब अंग्रेजी के शब्द को सीधे सीधे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दो तो बेहतर होगा ये, क्योंकि हिंदी अनुवाद बदल सकता है। न्यासधारिता या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया ताकि समाज में आर्थिक विषमता कम हो सके, आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके, अमीरी गरीबी की खाई पट सके। इसके लिए उन्होंने सिद्धांत दिया ट्रस्टीशिप का। तो कभी पूछ ले ट्रस्टीशिप क्या है तो बताओगे पहला लाइन, गांधी जी ने समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय की स्थापना हेतु ट्रस्टीशिप का या न्यासधारिता का सिद्धांत दिया था। पहला लाइन यही लिखोगे। क्यों दिया था? आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए। क्यों दिया था? आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए। कौन सा सिद्धांत? ट्रस्टीशिप का। अब यह है क्या, वो आगे देख लेते हैं। ट्रस्टीशिप की जो अवधारणा है इसमें उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद है। फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू इट सपोर्ट्स कैपिटलिज्म। उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद है और उपभोग के दृष्टिकोण से समाजवाद है। अब ये बड़े बड़े फंडे हैं, पूंजीवाद और समाजवाद। तो गांधी के विचारों में पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वय दिखाई देता है। मान लो कभी आ गया तो कई लोगों को ऊपर से निकल जाएगा। पूंजीवाद भी है, समाजवाद भी है। पूंजीवाद का मूल तत्व स्वतंत्रता है, बल देता है। समाजवाद समानता पे बल देगा। तो गांधी कहते हैं उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद हो, पूंजीपतियों को स्वतंत्रता दो, उत्पादन करें, इतना कमाया है इतना कमा ले, इतना अगर कमा रखा है उनको छूट दो, उनको फ्रीडम दो और ज्यादा कमा लें। कमाने को लेकर पूंजीवाद, उत्पादन करने के संदर्भ में फ्रीडम है। पर जब उपभोग करने की बात आएगी कि उसमें से कितना हम उपयोग करें, उपभोग करें, तो समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब अपने लिए उपभोग कर ले। इतना कमाया है तो उसका भाग जनता के हित में भी उपभोग करने के लिए दे। मान लो क्या है, मान लो कोई पूंजीपति है, अब मैं बता रहा हूं पूंजीपति है,
उसके पास इतनी संपत्ति हो गई है, संपत्ति हो गई, इतनी प्रॉपर्टी इतनी हो गई उसके पास। तो गांधी का ट्रस्टीशिप ये कहता है एक पूंजीपति को अपनी संपत्ति के उतने ही भाग का उपभोग करना चाहिए जितनी उसको जरूरत हो। मान लो इतनी उसकी जरूरत है, इस पार्ट को अपने लिए उपयोग करे, अपने लिए फॉर हिज ओन पर्पज। और जो शेष संपत्ति है, शेष संपत्ति उसका वो संरक्षक बन जाए, ट्रस्टी बन जाए, ट्रीट हिमसेल्फ एज ए ट्रस्टी ऑफ दैट रिमेनिंग प्रॉपर्टी। इतनी प्रॉपर्टी में से इतना अपने लिए कि इसका यूज तो मैं अपने लिए करूंगा, और जो शेष रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसका संरक्षक बन जाएगा। सरकार लेगी नहीं संपत्ति पूंजीपति के पास, मगर वो शेष संपत्ति का उपयोग जो है ना जनहित में करेगा, जनहित में स्वेच्छा से करेगा। ध्यान देना, अपने को संरक्षक मानेगा। अपनी दिस थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। सरकार उनसे लेने नहीं जा रही है, इतनी संपत्ति इतना कर ले, संपत्ति को और बढ़ा ले, जो जरूरत का है अपने लिए यूज करे, शेष संपत्ति को, इस शेष संपत्ति को संरक्षक माने कि ये शेष संपत्ति है ना समाज की धरोहर है, समाज ने मेरे पास रखने के लिए दिया है कि आप इसको रखो और इसका उपयोग जनहित के लिए करो। जब गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया तो उस समय के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बिरला जी थे, और भी लोग थे, उन लोगों ने कई जगहों पे धर्मशाला बनवाए, स्कूल्स खुलवाए, तालाब खुदवाए, मंदिर बनवाया, जनहित को लेकर स्वेच्छा से काम किया, शेष संपत्ति का उपयोग जनहित में स्वेच्छा से। थियरी इज नोन एज थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप। न्यासधारिता सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति अपनी संपत्ति के उतने ही भाग का उपयोग करेगा जिसकी उसको जरूरत है। वह स्वयं को, अपनी शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानेगा, उसके संरक्षक के रूप में कार्य करेगा। शेष संपत्ति का उपयोग जनहित में स्वेच्छा से करेगा, कृपा नहीं कर रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित नहीं कर रहा है, यह उसकी ड्यूटी है, करना चाहिए उसे, ये उसका कर्तव्य है। पूंजीपति का यह कर्तव्य है कि स्वेच्छा से जनहित में करे। क्यों करे? पूंजीपति ने इतनी संपत्ति कमाई है, इतनी संपत्ति, प्रॉपर्टी, तो इस संपत्ति के कमाने में उसने जनता का सहयोग लिया है, समाज का सहयोग लिया है, समाज का। अगर पूंजीपति का कपड़ा, अगर टेलर मास्टर बना के नहीं देता, खाना बनाने वाला खाना नहीं बनाता, बोलो, किसान उसको अन्न नहीं देता, तो क्या इतनी संपत्ति कमा सकता था वो? उसको समाज से बहुत लाभ हुआ ना, किसी ने उसको खाने के लिए दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए, खरीदा, मगर बनाने वाले तो अलग अलग लोग हैं ना, किसी ने उसकी कटिंग कर दी, ये सुनो। तो इतनी संपत्ति कमाने क्रम में उसने समाज का सहयोग लिया है, अकेले थोड़ी किया है, बोलो। और जब समाज का सहयोग लिया है तो उसका यह कर्तव्य है कि अपनी शेष संपत्ति का उपयोग जनहित में करे। यह गांधी का ट्रस्टीशिप है। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? जन कल्याण का कार्य करें।
इज इट क्लियर? बोल तो लो। ओके, क्लियर है। तो अगर कोई पूछ ले कि ट्रस्टीशिप का आशय बताओ, तो पहला लाइन ये बताओगे कि कैसे लिखोगे? गांधी ने समाज में आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस की स्थापना हेतु न्यासधारिता का सिद्धांत दिया था। दूसरा लाइन, इस सिद्धांत में उत्पादन के दृष्टिकोण से पूंजीवाद और उपभोग के दृष्टिकोण से समाजवाद का समर्थन दिखाई देता है। प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू ही हैज सपोर्टेड कैपिटलिज्म एंड उसके यूज पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे यूज करें, कंज्यूम करें, सपोर्टेड सोशलिज्म। उसके बाद बताओगे इस ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति अपनी संपत्ति के, ये संपत्ति होगी पूंजीपति की, उसी भाग का उपभोग करेगा जो उसके लिए आवश्यक है। वो अपनी शेष संपत्ति को समाज की धरोहर मानेगा, संरक्षक समझेगा स्वयं को, जनहित में स्वेच्छा से उपयोग करेगा। ऐसा करेगा तो क्या होगा? आर्थिक न्याय होगा, समाज में आर्थिक विषमता दूर होगी। बेहतरीन थॉट है। और इसी थॉट को जो गांधी ने कहा था पूंजीपति स्वेच्छा से करेगा, सरकार ने कंपलसरी कर दिया कि 2% दे दो जन कल्याण के लिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक निश्चित क्राइटेरिया फुलफिल करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लाभ का 2% जनहित में करना चाहिए, ये उनका सामाजिक उत्तरदायित्व है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व। तो जो इन्होंने स्वेच्छा से कहा था, बाद में बाध्यता कर दी गई, बाध्य करना है। तो ये जो CSR का कॉन्सेप्ट है वो प्रभावित और प्रेरित है किससे? गांधी के ट्रस्टीशिप के कॉन्सेप्ट से। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो, आनंद आ जाएगा। विक्रम यादव बोल रहे अभी किस दौर में पूंजीपति ऐसा नहीं सोचता है। ऐसा नहीं है विक्रम यादव, बड़े बड़े पूंजीपति समाज के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो, ये छुटभैया पूंजीपति नहीं जिसको अभी नया नया पैसा बना है और पैसा बनाने का प्रयास कर रहा है। जो बिग शॉट्स है, नारायण मूर्ति को देखो, अजीम प्रेम जी को देखो, ये टाटा सन्स को देखो, रिलायंस ने बहुत अच्छा, रिलायंस भी इस दिशा में काम कर रहा है। बिल गेट्स को देखो आप, ये लोग जनहित में अपने, बेन जोसेफ को देखो आप, शिव डागर करके हैं, संपत्ति का एक अच्छा खासा बड़ा भाग जनहित में खर्च कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए ये खर्च कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये कहना कि पूंजीपति नहीं करता, ये गलत बात। वो छोटा मोटा होगा पूंजीपति, अभी नया नया पैसा कमाना शुरू किया होगा, ध्यान देना। तो बहुत सारे पूंजीपतियों में ऐसा भाव आया है कि अपने आय का एक निश्चित भाग या कुछ भाग वो जनहित में स्वेच्छा से खर्च कर रहे हैं। 2% तो सरकार ने कहा है ना, कई सारी कंपनियां 2% से अधिक खर्च कर रही हैं जनहित के कार्य में, समाज के हित में लगा रही हैं। तो आप बिल्कुल उल्टा नहीं लिखोगे कि कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, करती हैं, कर रही हैं। उनको दिखाना पड़ रहा है कि ये देखो 2% मैंने किया है मिनिमम, ज्यादा कर लो और क्या दिक्कत है। बहुत लोग हैं, अब खान जी की कंपनी अभी उस क्राइटेरिया पे नहीं आई है। वो खान जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? जनहित में ही तो काम हो रहा है। बहुत सारे लोग जो पढ़ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, ये जान लेते कि 2.5 लाख कोचिंग में लगता है, तैयारी के लिए हिम्मत नहीं हो पाती। वो लोग आज IAS की तैयारी का एटलीस्ट सोच पा रहे हैं कि नहीं, मैं भी बन सकता हूं, मैं भी तैयारी कर सकता हूं।
तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अभी वो 2% वाले दायरे में नहीं आए हैं, हो सकता है आगे वो कंपनी उस स्तर पे पहुंच जाए, बट स्वेच्छा से काम किया जा रहा है। क्या दिक्कत है? आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अदरवाइज अगर आप पैसे से और गुणवत्ता को देखोगे तो तालमेल थोड़ी ही है। बहुत सिंबॉलिक आपसे पेमेंट लिया गया है, वो भार तो उतना वहन करना ही पड़ेगा। 2.5 लाख वालों को ले लोगे ग्रिप में, कई लोग 2.5 लाख दे के यहां पड़ रहा है ना, उसको ग्रिप में ले लोगे। वो केवल नोटिंग करते हैं सब आके, 2 साल के बाद पूछो क्या पढ़ा, कहेगा 10 कॉपी मेरे पास हो गई है, 40 किताब हो गई है, केवल यही बोलेगा। किसी टॉपिक पे बात कर लोगे तो बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। आईएएस का सवाल देखकर बोलोगे इसको 5 लाइन बता दो, 5 लाइन बताने के लिए तैयार नहीं होगा। और 2.5 लाख कोचिंग में फीस दे चुका है। ये फैक्ट है, ब्रूट फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है। आजमा के तो देख लो, सत्यापित कर लो मेरी बातों को। आपके टच में कई लोग यहां आए होंगे दिल्ली में, और आपको दर्द हो रहा होगा कि बहुत आगे निकल गया है, दिल्ली चला गया है, 2.5 लाख लेकर गया था और साल में 2.5 लाख और खर्च भी कर देगा। 2.5 लाख तो कोचिंग को देगा एक बार में, देने के बाद बड़ा खुश रहता है कि मैं एशिया के महान कोचिंग में आ गया हूं। बाद में उसका भ्रम टूटता है। कई चीजें छद्म चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, दिखते तो वो हो ना जो रील पे दिखता है। और कई चीजें मैं बोलने से बचता हूं क्योंकि बोलने के बाद साक्ष्य देना पड़ता है, और आज की डेट में साक्ष्य जुटाना बड़ा कठिन काम है। क्यों मैं इन्वॉल्व हो जाऊं? मैं आपको सतर्क कर सकता हूं, केवल बात मानना या न मानना आपके हित में बात है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कभी कभी 2.5 लाख वालों को अपने ग्रिप में तो ले लिया करो। कोई कठिन काम नहीं है, जब बैठेगा तब हटता हुआ, सामने से हटता हुआ नजर आएगा आपके। करके तो देखो, शेष पक्षों को कल देखेंगे। इज इट क्लियर? पहले एक बात बोल लो। सत्यम मिश्रा बोल रहे हैं, यस सर, मैंने अपने फ्रेंड सर्किल में देखा था। बिल्कुल सही है। क्लियर? तो केस जी ने आप सबके लिए बड़ा अच्छा काम किया है। यहां हम जितने लोग उन्होंने जोड़ रखे, आपस में तो हम लोग मिलते नहीं है यहां पे, और इनके प्लेटफॉर्म पे सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं। हम लोग यहां दिल्ली में मिलना नहीं होता है, जितने लोग यहां पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, केजीएस में, खान ग्लोबल स्टडी में। दिल्ली में ऐसा नहीं कि आपस में बहुत गठजोड़ है, बिल्कुल गठजोड़ नहीं है, सब लोग इंटायरली इंडिपेंडेंट हैं। बट खान जी ने अपने प्रयासों से इन सबको एक साथ एसोसिएट कर लिया, इसमें आपका भला है। क्या दिक्कत है? लाभ उठाओ, मौका मिला है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, बजाय कि अरे ये तो कम पैसे में हो गया है। तो अगर लगता है कम पैसे में हो तो कुछ ज्यादा पैसा दे देना, 1.5-2 लाख काउंट करके दे देना कि मेरी तरफ से 2 लाख मैं भी दे रहा हूं, तब मुझे संतुष्टि होगी कि नहीं मैं बहुत अच्छी जगह पढ़ रहा हूं। तो 100 से 2 लाख दे देना। कई लोगों की इच्छा करते हो कि मैं 2 लाख दे के पढ़ूंगा, तो यहीं दे दो, केजीएस में ही डोनेट कर देना। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। इज इट क्लियर? दिल पे नहीं लेना। थैंक यू। कल क्लास रहेगी, कल क्लास है, संडे को ऑफ करेंगे, ध्यान रखेंगे। कल क्लास रहेगी, शनिवार को क्लास रहेगी। थैंक यू। कल भी यही पाठ चलेगा, गांधी वाला है, और गांधी के सारे सवाल देख लेंगे। गांधी के सवालों को कल पढ़ेंगे। थैंक यू।